नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। दुमका पहुंचे निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि जून जुलाई तक बसंत सोरेन जेएमएम छोड़ देंगे। निशिकांत दुबे ने भविष्यवाणी की है कि कल्पना सोरेन के सीएम बनने के बाद जो पहला आदमी सोरेन परिवार से निकलने वाला होगा वो बसंत सोरेन होंगे, क्योंकि बसंत सोरेन आंदोलनकारी परिवार की कमान बहू के हाथ में जाने नहीं दे सकते। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने पर दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच कराने का भी दावा किया। सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूं, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकते। मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे? 100% निकल रहे हैं। कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। सीता सोरेन अभी लगातार अपने पति के मौत की जांच की मांग कर रही है, तो आप कितना साथ हैं उनका? ये तो मैं 2009 से ही कर रहा हूँ। मैं तो 2009 से, मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत यदि होती है तो बिना पोस्टमार्टम के आप उसको कैसे जला देते? पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना। कोई आदमी तरोताजा था। 16 तारीख तक चूंकि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे पता था कि वो जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। कोई आदमी रिजल्ट के दिन जो है उन्होंने मुझे बधाई दी थी। तो देखिए निशिकांत दुबे का ये भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी कई बड़ी भविष्यवाणियां निशिकांत दुबे समय समय पर करते रहे हैं और वो कई बार भविष्यवाणियां सटीक भी साबित होती है। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए, हम कह रहे थे कि गांजे विधानसभा को लेकर के कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में होंगी और तस्वीरें कैसे बदलती चली गई ये आप लोगों ने भी देखा। दुमका संवाददाता नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, भविष्यवाणी बहुत बार कर चुके हैं निशिकांत दुबे और कई बार ये भविष्यवाणियां सटीक भी साबित होती है। जो बसंत सोरेन को लेकर के संकेत दिए हैं, उस संकेत में कितना दम नजर आ रहा है और क्या कुछ चल रहा है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से निशिकांत दुमका कोर्ट पहुंचे हुए थे और कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से जब बात की तो मीडिया से उन्होंने कहा है कि जैसे ही जून जुलाई आएगा बसंत सोरेन जो है वो अमोमो पार्टी को छोड़ देंगे। इस तरीके का बयान जब निशिकांत दुबे दिए, ये बड़ा बयान के तौर पर आ रहा है। और उन्होंने ये इसलिए भी कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन के बनने का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर यही बसंत सोरेन जो है, बसंत सोरेन जून जुलाई में यहाँ से छोड़ने की बात कही जा रही है, झामुमो छोड़ने की बात कही जा रही है। चलिए, शुक्रिया नीतीश इस अपडेट के लिए आपका। आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंदबाज के रूप में उभरे मयंक यादव बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। मयंक यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। मयंक यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इट हैज बिन अ फ्यू ग्रेट डेज। बहुत अच्छे दिन आपके रहे हैं। डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है, पहले 2 मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। ये फर्स्ट सवाल सब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने आईपीएल में अपना इम्पैक्ट किया है पहले 2 मैचेस में ही, सब पूरा देश दुनिया आपके बारे में बात कर रही है, तो व्हाट्स द फीलिंग? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ज्यादा। मैं मतलब बहुत बार कह चुका हूँ कि बचपन से मतलब मैंने सोचा था ये कि कब मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या मैं कब खुद को शो कर पाऊंगा अपनी एबिलिटी, और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब जो आपने 2 ही मैचेस खेले हैं आईपीएल में, लेकिन आप ऑलरेडी उन ओवर्स में आईपीएल में 150 के ऊपर कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा बॉल्स करने वाले बॉलर्स में आ गए हैं। तो हाउ डू यू मेंटेन योर पेस? आप अपनी पेस मेंटेन कैसे करते हैं? ये पेस आती कैसे? कैसे आप आपने अपनी बॉलिंग को होन किया है? आई थिंक मैम ये नेचुरल एबिलिटी है मेरे में कि मैं अपनी पेस इतनी जनरेट कर पाता हूँ, और आई थिंक ये हार्ड वर्क भी है, क्योंकि एक
आप लिमिट तक ही अपनी नेचुरल एबिलिटी को पुश कर सकते हो, उसके बाद बहुत जरूरी है हार्डवर्क। तो आई थिंक इन दोनों को बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि मेरे को ब्लेसिंग भी यही है कि मेरे को आसपास मेरे वही लोग मिले जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करा मुझे अपने इनिशियल डेज में। तो 156.7 आपकी फास्टेस्ट बॉल हो गई है और आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल्स, फोर्थ फास्टेस्ट बॉल इन आईपीएल हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट बॉल ऑफ 2024 हो गई है। तो 156.7 जब वो बॉल आपने डाली थी तो क्या आपके दिमाग में था उस वक्त, आपको पता चला था स्पीड गन पे ये रिकॉर्ड हुआ है और कितनी फास्ट बॉल गई है, और आपको क्या लगता है कि आप अपनी स्पीड और कितनी आगे कर सकते हैं, मतलब फास्टेस्ट क्या डाल सकते हैं? नहीं मैम, उस समय तो नहीं पता चला था क्योंकि सारा फोकस मैच में ही था, लेकिन आफ्टर मैच आई थिंक एक दो प्लेयर्स ने मुझे बताया कि वो आई थिंक बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था कि स्पीड क्या आ रहा है। तो लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द मैच जब हम मैच जीत गए और परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ तो तब मुझे पता चला कि ये इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा तेज बॉल डाली। और क्या स्पीड आपको लगता है आप क्लॉक कर सकते हो? मैम अभी तो पता नहीं, लेकिन जितनी बढ़ जाए उतना अच्छा। तो अब बताइए कि आपने अपने लिए गोल्स क्या सेट किए हुए, क्योंकि पूरा देश तो ऑलरेडी मयंक यादव इंडिया के लिए खेले ऐसी बात हो रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी बात हो रही है। आपने अपने लिए क्या टारगेट्स बनाए थे मयंक इस आईपीएल डेब्यू से पहले, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस आईपीएल सीजन के बाद? ये तो मैम गोल तो मेरा एक ही है, हम बचपन से ही कि कंट्री के लिए खेलना है और जितना लंबा हो सके उतना लंबा सर्व कर सकूं कंट्री के लिए। और अभी तक तो ऐसा नहीं है कि इस आईपीएल के बाद कुछ मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि सारे कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप या कोई सीरीज, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है। बैक ऑफ द माइंड था वो इस सीजन से पहले कि अगर अच्छा हुआ तो शायद कोई चांस मिल सकता है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सारे अपकमिंग मैचेस पे है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर बढ़ गया है क्योंकि फर्स्ट 2 मैचेस में इतनी शानदार परफॉर्मेंस हो गई है, 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, 2 3 विकेट हॉल्स, तो अब तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, आईपीएल में ही बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं मैम, आई थिंक डेब्यू के बाद थोड़ा मैंने मतलब खुद पे ही थोड़ा प्रेशर मेरे को लगा था, फील हुआ था कि सब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई होगी, लेकिन जब अब सेकंड मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो अब कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब आपको कोई चौके या छक्के मारे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉलर मेंटालिटी है, लेकिन आपकी फेवरेट डिलीवरी कौन सी है? आपको कौन सी बॉल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करना, यॉर्कर या बाउंसर या कोई और? मैम आई थिंक जो अभी तक जिस पे सक्सेस मिला है वो लेंथ बॉल है, तो वही बॉल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है बॉलर। और देखिए इस बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है और इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व विधायक पौलुस सुरेन दोषी करार दे दिए गए हैं। तो पूर्व विधायक पौलुस सुरेन के दोषी करार होने की खबर सामने आ रही है। डबल मर्डर मामले में इन्हें दोषी करार दिया गया है। तो रांची से बड़ी खबर, नक्सली जेठा कश्यप भी दोषी करार दिए गए हैं। 10 अप्रैल को सजा पर सुनवाई होगी। पुलिस मुखबिर के आरोप में हत्या हुई थी। भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। खूंटी के तोरबा में 2013 की घटना है और इसी मामले को लेकर के अब खबर ये सामने आ रही है कि दोषी करार डबल मर्डर मामले में पौलुस सुरेन दिए गए हैं। इसके साथ साथ बता दें कि डबल मर्डर मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या हुई थी और इसी मामले में ये दोषी करार दिए गए हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद पहली बार औपचारिक रूप से संजय झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो मुख्यमंत्री ने भी गर्मजोशी के साथ संजय झा का अभिवादन किया और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात के बाद संजय झा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि बिहार के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब संजय झा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। संजय झा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि बिहार के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा पहुंचे हैं
संजय झा और नीतीश कुमार के करीबी नेता ये माने जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद से मुलाकात हुई है और आपने तस्वीरें देखी भी होगी। जब मंत्री के तौर पर भी काम करते रहे संजय झा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल वो करीब नजर आते हैं। कई दौरे पर भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते रहे, वहां संजय झा की मौजूदगी रही। संजय झा ने जल संसाधन विभाग की भी जिम्मेदारी संभाली और कई ऐसे विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और नीतीश के विश्वसनीय चेहरे ये माने जाते हैं। नए भारत के नए तेवर से आतंक परस्त परेशान है। भारत के दुश्मन जिस तरह से दुनिया भर में मारे जा रहे हैं, उसने ISI जैसी एजेंसियों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसी बर्बादी होती साख को बचाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट द गार्डियन नाम के विदेशी अखबार ने छापी। उसने अपनी रिपोर्ट में आतंकियों की हत्या से लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। क्या दावे हैं वो देखिए। चुन चुन कर हो रहा दुश्मनों का सफाया। दुनिया भर में बेमौत मर रहे भारत के दुश्मन। आतंक की फसल को बर्बाद कर रहा भारत। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान टू कनाडा, हर दुश्मन पर निशाना। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। क्या भारत का नाम बदनाम करने की साजिश? हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में अंत। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा हो रहा है। और बेबस पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अपने ही आतंक की फसल बचा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार, तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे भारत घर में घुसकर दुश्मन को मार रहा है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अब ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने सबसे सनसनीखेज दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का कोई स्थान नहीं है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर तो चल रहा है, लेकिन भारत इन आतंकियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत ही कार्रवाई करता है। विदेशों की धरती पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराना भारत की नीति का अंग नहीं है। इधर द गार्डियन की रिपोर्ट आई, उधर पीएम मोदी दुश्मन को ललकार रहे थे। एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि नया भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे।
आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब जरा उस रिपोर्ट को समझ लेते हैं जिस पर बवाल मचा है। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई हैं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने मोसाद और केजीबी जैसे विदेशी एजेंसियों के प्रेरित होकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि द गार्डियन के इस दावे को विदेश मंत्रालय के द्वारा सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है और इस मामले पर विदेश मंत्रालय के द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की जा रही है। अखबार ने 2 भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों से हुई बातचीत का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद विदेशी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों का खात्मा करने की नीति बनी। इसके लिए सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों ने मंजूरी दी। पाकिस्तान में 20 ऐसे लोगों की संदिग्ध तौर पर हत्या हुई। जिस मामले पर तफ्तीश की गई तो पता चला कि उस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस मामले पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया, ये रिपोर्ट हमारी नहीं बल्कि द गार्डियन की है और द गार्डियन की उस रिपोर्ट की अगर माने तो उस मामले में ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के द्वारा इस मामले पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई लोगों का बयान दर्ज किया गया और इस मामले में कई ऐसे ट्रांजेक्शन भी देखे गए। हालांकि गार्डियन का कहना है कि वो इन दस्तावेजों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अखबार के इन आरोपों का सीधा खंडन किया है और इसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में छिपे भारत के दुश्मनों को मारा गया है, वो भी कई ऐसे आतंकी जिनकी सुरक्षा आईएसआई और वहां की आर्मी संभालती थी। चलिए उन आतंकियों की लिस्ट आपको दिखाते हैं। भारत अब आतंकवादियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है। लेकिन द गार्डियन अखबार के दावे ने सनसनी मचा दी है। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। अब तक मारे गए आतंकियों की बात करें तो अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शहीद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था।
वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। उससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मारा गया था, जबकि 20 फरवरी को हिज्ब उल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर फायरिंग की गई थी। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकियों को उनके कृत्यों की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भारत अपनी कार्रवाइयां करता है। मतलब पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ पांव भी फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्या का तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न यानी तरीका था। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्या हुई उन सबको करीब करीब एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब भारत के मोस्ट वांटेड और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर भी इससे गुमनाम कातिल के निशाने पर है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। खेल तो पावर का ही होगा ना। पावर के आगे सब फेल है। नहीं सुन लीजिए, फेल होगा। अभी जो है 24 चुनाव ये कुछ और होगा। कहाँ से आप? आरा डिस्ट्रिक्ट। अरे आरा जिला उखाड़ दे लकीला।